A very good morning to all the participants of this webinar. On behalf of the DTRTI Lucknow, we welcome you to DTRTI daily webinars. And today we are doing section 145, starting with section 145 of chapter 14 of the Income Tax Act, procedure for assessment. These webinars are targeted to all the employees of our jurisdiction coming within the jurisdiction of DTRTI Lucknow, as well as all those who are outside our jurisdiction are also welcome to attend it, provided they are members or employees of the Income Tax Department. And it gives me a great pleasure to welcome you all today once again. A very good morning to all of you. So beginning with section 145, method of accounting. Now, income chargeable under the head profits and gains of business or profession or income from other sources shall be computed subject to the provisions of subsection 2, that income under these two heads will be computed in accordance with either the cash system of accounting or the mercantile system of accounting, which is regularly employed by the assessee. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका ये है कि इन दोनों हेड्स में, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में और इनकम फ्रॉम या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में, जो भी इनकमें आती हैं वो या तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से कंप्यूट होंगी। कंप्यूट क्यों किया जा रहा है? हमें निकालना है टैक्स चार्जेबल, तो हमको टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। तो जो इनकम है, जो चार्जेबल है, चार्जेबल इनकम, जो कि टोटल इनकम में आती है, जो नॉन चार्जेबल इनकम है वो टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी। टैक्स लगता है टोटल इनकम पे, और टैक्स के ऊपर कुछ रिबेट्स बाद में दिए जा सकते हैं, रिबेट्स और रिलीफ्स। तो टैक्स कंप्यूट होता है टोटल इनकम पे, उसके बाद भी कुछ रिलीफ्स और रिबेट्स दिए जाते हैं। अब सेक्शन 145 में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ जहाँ पर इनकम इन दो हेड्स की है उसको, और वो इनकम चार्जेबल है, इनकम चार्जेबल टू टैक्स, तो उस केस में वो कंप्यूट की जाएगी या तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से और या फिर वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से कंप्यूट की जाएगी, बशर्ते ये जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो भी होगा, या कैश होगा या मर्केंटाइल होगा, वो असेसी के द्वारा रेगुलरली एम्प्लॉयड होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि कभी एसएससी कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है तो कभी मर्केंटाइल फॉलो कर रहा है, तो कभी कैश कर रहा है, कभी मर्केंटाइल, कभी कैश, कभी मर्केंटाइल। जब हम कहते हैं नियमित रूप से फॉलो होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि एसएससी मर्केंटाइल से कैश, कैश से मर्केंटाइल बार बार जाएगा। एसएससी को नियमित रूप से या तो कैश सिस्टम फॉलो करना है और या फिर मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करना है। एसएससी अगर नहीं भी फॉलो करता तो उसकी इनकम चार्जेबल जो है वो इन्हीं सिस्टम से फॉलो की जाएगी, बशर्ते कि अगर एसएससी उनको रेगुलरली एम्प्लॉय करता हो। अब इससे सवाल ये उठता है कि अगर एसएससी रेगुलरली नहीं एम्प्लॉय करता कोई सिस्टम तो क्या होगा? जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 10 seconds.
ओके, तो प्रश्न अब ये उठता है कि यदि एसएससी कोई रेगुलर सिस्टम एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, ना तो वो कैश कर रहा है ना फिर मर्केंटाइल कर रहा है, तो फिर क्या होगा? तब निश्चित रूप से एओ को वो तरीका निकालना पड़ेगा कि एसएससी की टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करना है। एओ को अपने एसएससी के बुक्स को रिजेक्ट करना होगा यदि वो रेगुलरली एक सिस्टम मेंटेन नहीं कर रहा है और तथ्यों के आधार पे उसको उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड असेसमेंट ईयर की जो इनकम है उसको कंप्यूट करना पड़ेगा। तो पहली बात इससे निकल के आ रही है कि अगर रेगुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एसएससी नहीं मेंटेन कर रहा है, ना तो कैश ना मर्केंटाइल, तो फिर बुक्स कैन बी रिजेक्टेड। नाउ इस 145(2) में क्या कहा जा रहा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट may notify in the official gazette from time to time the income computation and disclosure standards. सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई कर सकता है समय समय पर, टू बी फॉलोड बाय एनी क्लास ऑफ एसएससीज, जो किसी क्लास ऑफ एसएससीज के द्वारा फॉलो किए जाएंगे, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ इनकम, या किसी इनकम की क्लास के रिस्पेक्ट में फॉलो किए जाएंगे। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दे कि इनकम को कंप्यूट करने के लिए या इनकम को डिस्क्लोज करने के लिए वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं फॉलो करना किसी क्लास ऑफ एसएससीज के द्वारा या किसी क्लास ऑफ इनकम के द्वारा। होता यह है कि अलग अलग क्लास ऑफ एसएससीज के लिए अलग अलग डिस्क्लोजर और कंप्यूटेशन के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं उनके नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए, और इसी प्रकार से अलग अलग क्लास की इनकम के लिए भी अलग अलग कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं उन अलग अलग क्लास ऑफ इनकम के की प्रकृति को देखते हुए। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करेंगे। अब अकाउंट्स बनाने के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो या तो अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज प्रिस्क्राइब करती हैं या फिर इंडिया में अगर है तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है वो कुछ अपने स्टैंडर्ड्स लोगों के लिए जो बिजनेस एंटिटीज हैं उनके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये सिस्टम, या रेकमेंड करते हैं रादर, और कहते हैं कि आप इसको फॉलो करिए। प्रिस्क्राइब भी करते हो तो उनके लिए ज़रूरी कर देते हैं, फाइन। जब सवाल आता है कि टैक्स चार्जेबल, इनकम चार्जेबल निकालने का, तो वहां पे ये ज़रूरी हो जाता है कभी कभी कि जो आईसीएआई के द्वारा जो जारी किए गए स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन के पर्पस को मीट नहीं कर पाते हैं, और भले ही वो एक अच्छे लेवल के, अच्छे क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं जिससे कि बिजनेस अपने बिजनेसेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो ठीक से डिस्क्लोज हो पाते होंगे, लेकिन इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए या इनकम चार्जेबल को कैलकुलेट करने के लिए जब हम प्रॉफिट्स एंड गेन का कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं, तो ये पाया गया कि जो स्टैंडर्ड्स हैं आईसीएआई के या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं, वो सरकार की जो नीति है टैक्स की या सरकार की जो थिंकिंग है टैक्स करने की, या जो हमारी लेजिस्लेचर की जो थिंकिंग है कि किस प्रकार से टैक्सेशन होगा, उससे पूरी तरह से कंसिस्टेंट नहीं होती है। इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खुद के इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को जारी करेगी अलग अलग क्लासेस ऑफ असेसीज के लिए और अलग अलग क्लासेस ऑफ इनकम के लिए, और इसलिए यहाँ पर इसको एम्पावर किया गया है, यानी केंद्र सरकार को यहाँ पे एम्पावर किया गया है ऐसे इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करने के लिए।
और ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कर भी रही है। और इस टॉपिक पे हमारा अलग अलग सेशन होता है जिसमें कि हम इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को भी डिटेल में डील करेंगे। These are very important standards without which a proper computation of income is not possible. उसके बाद जो पार्ट 3 है इसका, क्योंकि हम लोग प्रोसीजर फॉर असेसमेंट के प्रावधानों को समझ रहे हैं अभी, 145(3) जो प्रावधान है वो कहता है कि where the assessing officer is not satisfied about the correctness or completeness of the accounts of the assessee, जहां पर असेसिंग ऑफिसर संतुष्ट नहीं है कि असेसी के अकाउंट्स या तो करेक्ट हैं या कंप्लीट हैं, or where the method of accounting provided in subsection 1 has not been regularly followed by the assessee, या जहां पर जो अकाउंटिंग के मेथड जो प्रोवाइड किया गया है सबसेक्शन 1 में, यानी कैश या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कोई भी सिस्टम रेगुलरली फॉलो नहीं किया गया रहा असेसी के द्वारा, या फिर इनकम हैज नॉट बीन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 2, या जो स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए गए हैं इनकम को स्टैंडर्ड्स के अनुसार नोटिफाई नहीं किया गया, तो असेसिंग ऑफिसर मे मेक एन असेसमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144। उस केस में असेसिंग ऑफिसर 144 में जो मैनर प्रोवाइडेड है असेसमेंट करने का, उस तरीके से असेसमेंट कर सकता है। अब सवाल यह है कि ये 144 का असेसमेंट कब कर रहा है वो। पहली बात यह है कि या तो वो उसके अकाउंट्स करेक्ट या कंप्लीट नहीं है। अकाउंट्स करेक्ट कब नहीं होते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अकाउंट्स करेक्ट तब नहीं होते हैं जब कोई भी आइटम जो अकाउंट्स में मेंशन्ड है या कोई एंट्री जो अकाउंट्स में मेंशन्ड है वो इनकरेक्ट हो, या तो उसकी राशि इनकरेक्ट हो या उसका जो डिस्क्रिप्शन इनकरेक्ट हो। तो यदि असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है कि अकाउंट्स करेक्ट हैं, छोटी मोटी त्रुटि को तो ऑब्वियसली असेसिंग ऑफिसर को निगलेक्ट करना चाहिए, जिसका असर कोई इनकम चार्जेबल पे नहीं आता है। असेसिंग ऑफिसर को यहां ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसी त्रुटि जो कि जिसका असर इनकम के कंप्यूटेशन पे आता हो, ऐसी इनकरेक्टनेस जिसका असर इनकम के कंप्यूटेशन पे आ सकता हो, उसको मद्देनजर रख के ये डिसाइड करे कि अकाउंट्स इनकम्प्लीट है कि नहीं, इनकरेक्ट है कि नहीं। कंप्लीट अकाउंट कौन सा होता है? कंप्लीट अकाउंट वो होता है जिसमें उसमें हर ट्रांजैक्शन को मेंशन किया गया रहा हो। और फिर वही बात आती है कि हर ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका असर इनकम चार्जेबल को कंप्यूट करने पे होता है, वो हर ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में निश्चित रूप से एंटर किया गया हो, उसकी राशि भी एंटर की गई हो और उसका डिस्क्रिप्शन भी एंटर किया गया, तो तब अकाउंट कंप्लीट माना जाए। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि एंटर ना किया गया हो, और अगर कोई एंटर नहीं किया गया और उसका कुछ कारण है कि वो अगले साल में ड्यू होगा या अभी ड्यू नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से कोई ट्रांजैक्शन एंटर नहीं किया जा रहा, कंफर्म नहीं है मान लीजिए ट्रांजैक्शन, या सस्पेंस टाइप का है, तो यदि ऐसा होता है तो उसको अकाउंट्स में उसको मेंशन करना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन और है जो मैंने अपने अकाउंट्स में अभी नहीं लिया। तो अगर उसने नहीं लिया तो उसका वो ऑडिट रिपोर्ट में भी आ जाएगा और उसका एडजस्टमेंट तो 143(1) के स्टेज में ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिस्ट बनाना चाहें कि कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जब 144 में असेसमेंट करना होगा इस वजह से कि अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कारण ये है कि सबसे पहले अकाउंट करेक्ट होना चाहिए, दूसरा अकाउंट कंप्लीट होना चाहिए, तीसरा जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया जा रहा है वो रेगुलरली फॉलो होना चाहिए एसएससी के द्वारा, और चौथा कि इनकम को इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, जो नोटिफाइड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स हैं जो 145(2) में नोटिफाइड हैं, उनके अनुसार कंप्यूट किया जाना चाहिए। ये 4 कंडीशंस अगर मीट हो जाती हैं तब तो 144 में असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर यही कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन नहीं मीट होती
तो 144 में असेसमेंट करना ही होगा। असेसिंग ऑफिसर अगर असंतुष्ट है, उसको अपनी असंतुष्टि कारणों के साथ, तथ्यों के साथ बहुत डिटेल में अपने ऑर्डर में मेंशन करनी होगी, लिखनी होगी कि क्यों नहीं संतुष्ट है वो करेक्टनेस से, कंप्लीटनेस से, कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पे वो संतुष्ट नहीं है। केवल कह नहीं देना कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। संतुष्टि फैक्ट्स और एविडेंसेस के बाद उस पर लॉजिक लगा के जो आती है, जो कोई भी मानव के मन में संतुष्टि आएगी, वही संतुष्टि असेसिंग ऑफिसर की संतुष्टि हो सकती है। वो ये डिस्क्रिशनरी संतुष्टि नहीं है। दिस हैज टू बी वेरी एब्सोल्युटली क्लियर। तो इसलिए where the assessing officer is not satisfied about the correctness or the completeness of the accounts of the assessor, or where the method of accounting provided in subsection 1 has not been regularly followed, रेगुलरली फॉलो नहीं किया गया मेथड ऑफ अकाउंटिंग, या तो कैश या मर्केंटाइल, और या फिर इनकम जो कंप्यूट की गई है वो इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं कंप्यूट की गई, उस कंडीशन में असेसिंग ऑफिसर मे मेक एन असेसमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144। अच्छा, मान लीजिए कि असेसिंग ऑफिसर संतुष्ट भी है कि अकाउंट करेक्ट है, कंप्लीट है, लेकिन अगर संतुष्ट भी है कि वो इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है, लेकिन ऐसे कंडीशन में सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो फॉलो किया गया वो रेगुलर है, अगर मान लीजिए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो फॉलो किया जा रहा है वो रेगुलरली फॉलो किया जा रहा है, यानी एसएससी या तो मर्केंटाइल या कैश सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो केवल ये कह देने से कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलो हो रहा है, इसका ये निष्कर्ष नहीं हो सकता। केवल ये कह देना, अब इस अगर आप सेंटेंस को, डेफिनेशन को, इस 145(3) को ध्यान से देखें, और शब्द का प्रयोग किया गया है। और शब्द के प्रयोग से तो ऐसा लगता है कि अगर सिस्टम को रेगुलरली फॉलो किया जा रहा है एसएससी के द्वारा, या तो कैश या मर्केंटाइल सिस्टम, तो उस केस में कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इन चारों में से कोई भी एक त्रुटि हो, करेक्टनेस पे त्रुटि हो, कंप्लीटनेस पे त्रुटि हो, रेगुलरली फॉलो करने पे त्रुटि हो, या इनकम डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में त्रुटि हो, इनमें से कोई भी त्रुटि होगी तो 144 में असेसमेंट करना पड़ेगा, इसमें कोई चारा नहीं। कई बार कुछ केस लॉज ऐसे आए हैं कि किसी एसएससी ने कहा कि मैं तो एक एंट्री जो है 20 साल से इसी तरह से कर रहा हूं अपने अकाउंट्स में, और इसलिए मेरा जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो रेगुलर है, या 15 साल से कर रहा हूं, लेकिन उस एंट्री की वजह से ये निष्कर्ष आ रहा है कि एसएससी की इनकम को ठीक से कंप्यूट नहीं किया जा पा रहा। खासतौर पे कुछ केस लॉज आए हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, कि जिसमें कि ओवरहेड एक्सपेंसेस को एसएससी अकाउंट फॉर नहीं कर रहा था क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए। सारे कोर्ट्स इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ओवरहेड एक्सपेंडिचर को तो ऐड करना ही करना चाहिए कॉस्ट निकालने के लिए। जहां पे एसएससी कहता है मैं कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर निकालनी है मुझे, लेकिन ओवरहेड एक्सपेंसेस जोड़ नहीं रहा कॉस्ट निकालने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही एसएससी के द्वारा फॉलो किया गया जो ये सिस्टम है, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का जो सिस्टम है, ये भले ही उसने रेगुलरली फॉलो किया हो, लेकिन चूंकि उसके अकाउंट इनकरेक्ट हैं, उसने गलत ढंग से क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन को किया है, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में 144 का असेसमेंट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी बात को कहते हैं तो वो बात सीधे सीधे आपके एक्ट के सेक्शन से निकल के आ रही होती है। समटाइम्स हम लोग केस लॉ में फंस जाते हैं और हम लोग ये रियलाइज नहीं कर पाते कि ये बात तो सीधे एक्ट के सेक्शन से निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट महज इतना कर रहा है कि जो एक्ट का सेक्शन है उसको बस हमारे को इंटरप्रेट करके दे रहा है
कि ये देखिए इसका ये करेक्ट इंटरप्रिटेशन है। सो इसलिए ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इन चारों में से कोई भी एक अगर त्रुटि हो तो 144 में असेसमेंट करना ही होगा। बस इस बात का ध्यान में रखना है कि वो त्रुटि ऐसी होनी चाहिए जिससे इनकम को कंप्यूट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जो करेक्ट इनकम चार्जेबल है उसको कंप्यूट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ये नहीं कि कहीं एक ही जगह एन लिख दिया तो आप उसका अकाउंट रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी बात ये कि एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि क्या बुक्स को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ ऐसा कहना ज़रूरी है अपने ऑर्डर में? तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक्स को रिजेक्ट कर रहा हूँ वही सेंटेंस लिखा जाए। आप अपनी लैंग्वेज को 145 सेक्शन से भी ले सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे कि इन तथ्यों के आधार पे और इन एविडेंसेस के आधार पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि असेसिंग ऑफिसर के अकाउंट करेक्ट हैं या कंप्लीट हैं या फिर रेगुलरली एम्प्लॉयड हैं या फिर इनकम कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड्स के अनुसार हैं, और इसलिए मैं असेसमेंट को 144 सेक्शन के तहत अब कर रहा हूँ। इतना लिख देना भी बहुत है। कोई जरूरी नहीं ये सेंटेंस वहां पे आएगी आई एम रिजेक्टिंग द बुक्स। ये रिजेक्शन ऑफ द बुक्स एक जनरल सेंटेंस बन गया है जो कि असेसमेंट ऑर्डर्स में लोग लिख देते हैं, बट नॉट नेसेसरी बिकॉज इट इज नॉट कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द एक्ट। हाँ, रिजेक्ट आप कर रहे हैं बट यू आर नॉट रिजेक्टिंग एवरीथिंग, you are rejecting probably that entry and you want to replace that entry with another entry. So why reject the entire books of accounts? So अगर आप ये कहते हैं मैं सब पूरी की पूरी बुक्स रिजेक्ट कर दे रहा हूं तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन तो है नहीं। आप ये कहिए कि मैं इस एंट्री को रिजेक्ट कर रहा हूं, इस मेथड को रिजेक्ट कर रहा हूं, इस तरीके को रिजेक्ट कर रहा हूं, इस चीज को रिजेक्ट कर रहा हूं। यू हैव टू स्पेसिफाई मैं किसको रिजेक्ट कर रहा हूं। और रिजेक्ट की जगह आप ये शब्द यूज करिए मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं कि इससे इनकम को कंप्यूट किया जा सकता है, जो इनकम चार्जेबल को कंप्यूट किया जा सकता है। ये शब्द यूज करिए तो वो ज्यादा कारगर होंगे। उसके बाद आते हैं 145 के बाद कम टू 145 ए। 145 के कॉन्टेक्स्ट में ये बात याद रखने की जरूरी है कि वो दोनों हेड्स पे लागू होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ वी कम टू सेक्शन 145 कैपिटल ए। Now, for the purpose of determining the income chargeable under the head profits and gains of business or profession, इस हेड में बिजनेस या प्रोफेशन हेड में इनकम चार्जेबल को डिटरमिन करने के पर्पज से क्या क्या करना है? नंबर 1, the valuation of the inventory shall be made at lower of the actual cost or the net realizable value, computed in accordance with the income computation and disclosure standards notified under subsection 2 of section 145. सबसे पहली बात ये क्लियर कर दिया जा रहा है कि इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो या तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी या उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि आज की तारीख में उससे क्या रियलाइज हो सकता है उसको बेच के, उनमें से जो भी लोअर है उस पर करना होगा। कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, और ये जो वैल्यूएशन किया जाएगा उसके लिए जो ये एक्चुअल कॉस्ट या वैल्यू ली जाएगी ये इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंप्यूट होनी चाहिए। उसके बाद द वैल्यूएशन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड ऑफ इन्वेंट्री शैल बी एडजस्टेड टू इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी actually paid or incurred by the assessee to bring the goods or services to the place of its location and condition and as on the date of the valuation. तो जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं कि किस रेट पे कोई गुड्स परचेज किए गए हैं या किस रेट पे कोई गुड्स सेल किए गए हैं, या जब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों के वैल्यूएशन में जो भी टैक्स, ड्यूटी, सेस या फी का पेमेंट किया जा रहा है या किया गया है या इनकर किया गया है
एसएससी के द्वारा उन गुड्स या सर्विसेज को उस जगह पे लाने के लिए या उस स्थिति में लाने के लिए, कंडीशन में लाने के लिए वैल्यूएशन की डेट पर जितना भी टैक्स, ड्यूटी, सेस या फी को पे या इनकर किया गया है, उस राशि को भी जो परचेज या सेल ऑफ गुड्स और इन्वेंट्री के जो वैल्यूएशन की राशि है उसमें एडजस्ट करना है। यानी जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स और इन्वेंट्री वगैरह को लिखते हैं। तो एक चीज होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जब आपके लिए आती है तो उसमें टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी भी रहती है। तो कोई भी फीस, टैक्स, ड्यूटी, सेस जो आपने पे किया या एसएससी ने पे किया या इनकर किया, उन गुड्स या सर्विसेज को उस लोकेशन में लाने के लिए, टू द प्लेस ऑफ इट्स लोकेशन, या उस स्थिति में लाने के लिए जिस स्थिति में वो हैं डेट ऑफ वैल्यूएशन में, डेट ऑफ वैल्यूएशन को एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, जब आपको वैल्यूएशन करना है तो जो भी टैक्स, ड्यूटी, सेस या फी पे कर दिए गए हैं या इनकर कर दिए गए हैं उसको भी एडजस्ट करना जरूरी है। शैल बी एडजस्टेड टू का मतलब ये है कि जैसे परचेज में से आप उसमें अगर टैक्स दिया है तो उसमें टैक्स आप अलग से जोड़ दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, परचेज अमाउंट बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपने सेल में टैक्स को आपने इकट्ठा किया तो वहां पर भी आप टैक्स को जोड़ दीजिए। इन्वेंट्री जब आप बना रहे हैं तो वहां पर भी ये टैक्स, ड्यूटी, सेस या फीस जो भी है उसमें उसको एडजस्ट करिए। यानी ये चीजें गायब नहीं होनी चाहिए, ये वहां पे रहनी चाहिए जब आप परचेज या सेल ऑफ गुड्स या इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका असर उस राशि पे होता है जो परचेज की राशि है, सेल की राशि है, इन्वेंट्री की राशि। और मैकडॉवेल के केस में जो टैक्स की राशि थी वो उसमें वो लेते नहीं थे और उसको अवॉइडेंस का केस माना गया था। टैक्स की राशि को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेते थे क्योंकि उसका पेमेंट वो परचेजर जो था वो जाके कराता था और वो कहते थे कि वो तो परचेजर पेमेंट करके आया है, इसलिए हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिया। और परचेजर कितना पेमेंट कर रहा है, कितना नहीं पेमेंट कर रहा, तो हम कैसे ध्यान में रखें। लेकिन वहाँ पे ये बाद में ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि वो एक तरह से उस राशि को छुपा रहे थे और उसके छुपाने की वजह से एक टैक्स में उनको एडवांटेज मिल रहा था। तो इनकम चार्जेबल जो थी उसको कंप्यूट करने में एक एडवांटेज मिल रहा था। तो इसलिए खास तौर पे ये देखा गया कि कई बार एसएससीज क्या करते हैं कि टैक्स, ड्यूटी, सेस या फी को जो वो छुपा जाते हैं और उसमें कई फायदे हो सकते हैं एसएससी को। कई बार उसने कोई टैक्स कलेक्ट किया और सरकार को पे नहीं किया, अगर वो नहीं दिखाएगा तो उस पर वो उसके इनकम के रूप में टैक्स नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ ये क्लियर कर दिया गया है कि टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी को आपको परचेज या सेल ऑफ गुड्स या इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में एडजस्ट करना है। अब आते हैं इन्वेंट्री बीइंग सिक्योरिटीज नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और लिस्टेड बट नॉट कोटेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज with regularity from time to time shall be valued at actual cost, initially recognized in accordance with the income computation and disclosure standards notified under subsection 2 of section 145। जहां पर उन सिक्योरिटीज को वैल्यू करने की बात आती है जो कि या तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है या लिस्टेड तो हैं लेकिन वो नियमित रूप से कोट नहीं हो रहे हैं, उनके प्राइसेस नहीं कोट हो रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उनको वैल्यू किया जाएगा या तो एक्चुअल कॉस्ट पे, उनको वैल्यू किया जाएगा एक्चुअल कॉस्ट पे जो शुरू में पहचानी गई, इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड। जो भी आईसीडीएस स्टैंडर्ड्स हैं, इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो नोटिफाई किए गए हैं, उनके अनुसार जैसे एक्चुअल कॉस्ट आती है तो एक्चुअल कॉस्ट को निकाल के और उसी एक्चुअल कॉस्ट पे उनको वैल्यू करना है।
क्योंकि सवाल ये उठता है कि रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टेड है नहीं, तो क्या वैल्यू ली जाए उनकी। और चूंकि वो कोट भी नहीं हो रहे रेगुलरली, तब उनकी वैल्यू क्या ली जाए। तो कभी कभी चूंकि कोट नहीं हो रहे थे, तो एसएससी अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू उसमें ले लेता था, और वैल्यू लेने की वजह से वो आईसीडीएस को बिना फॉलो करे, तब तक आईसीडीएस नहीं भी आया था, तो बहुत समय से बहुत से एसएससीज अपने अकाउंट्स में ये अनलिस्टेड स्टॉक को ऐसे वैल्यू कर लेते थे अपने हिसाब से, तो उससे उनको टैक्स का बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता था। तो इस मिसचिफ को कर्व करने के लिए अब ये कर दिया गया है कि इसको जो वैल्यूएशन है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का या इरेगुलरली कोटेड सिक्योरिटीज का, जो भले ही लिस्टेड हो, वो किया जाएगा आईसीडीएस के एप्लीकेशन से एक्चुअल कॉस्ट निकाल के, और उसी एक्चुअल कॉस्ट को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद आते हैं द इन्वेंट्री बीइंग सिक्योरिटीज अदर देन दोज रेफर्ड टू इन क्लॉज 3। और जो दूसरी सिक्योरिटीज हैं जो 3 में नहीं मेंशन है, यानी कि जो लिस्टेड हैं, जो रेगुलरली कोट भी हो रही हैं, उनको वैल्यू किया जाएगा या तो एक्चुअल कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो भी लोअर है। एक जनरल सिस्टम हमेशा रखा जाएगा, ये नहीं कि कभी एक्चुअल कॉस्ट पे कर लिया, कभी मतलब जो भी लोअर है उस पर करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा आप एक्चुअल कॉस्ट पे चल रहे हैं या हमेशा आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे चल रहे हैं। यहां पर उस बारे में नियमित होने की बात नहीं कही जा रही। भाई दोनों में से जो सबसे कम है वो राशि लेनी है हमेशा आपको। ना तो आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉलो करना है, ना आपको जो एक्चुअल कॉस्ट फॉलो करना है। आपको दोनों में से जो लोअर है हर साल वो ही फॉलो करना है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, इसको बेच के जो वैल्यू रियलाइज की जा सकती है, और ये जो वैल्यू निकाली जाएगी इसका कंप्यूटेशन इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के अनुसार होगा। तो यहां पे इन अकॉर्डेंस के पहले यहां कंप्यूटेड वर्ड और आ जाए तो अच्छा रहेगा। कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ, जैसे यहां पे आया कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, यहां पे ये वर्ड मिस हो गया, कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। सो केवल इन अकॉर्डेंस आ गया है, कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस होना चाहिए, तो कंप्यूटेड वर्ड इज मिसिंग है। प्रोवाइडेड दैट द इन्वेंट्री बीइंग सिक्योरिटी इज हेल्ड बाय अ शेड्यूल्ड बैंक, बशर्ते ये कि अगर इन्वेंट्री सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो कि शेड्यूल बैंक होल्ड कर रहा है या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहा है, हेल्ड बाय यानी उन्हें परचेज कर रखी है, shall be valued in accordance with the income computation and disclosure standards which are notified under section 145(2) after taking into account the extent guidelines issued by the Reserve Bank of India in this regard। तो ये कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल बैंक है और जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके वैल्यूएशन के लिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन इशू करता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी गाइडलाइन इशू करता है उसका उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, और हमें लगता है कि जो भी आरबीआई इस विषय में गाइडलाइन इशू करता है कि शेड्यूल बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी सिक्योरिटीज को कैसे वैल्यू करेंगे, वो ठीक सोच समझ के करता है, और हमको उसको इंपोर्ट करना चाहिए। तो एक तरह से आरबीआई की गाइडलाइन को यहां इंपोर्ट किया जा रहा है। एक्सटेंट गाइडलाइंस जो नहीं एग्जिस्टेंट गाइडलाइंस हैं उनको अकाउंट फॉर करके ही इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को के अनुसार वैल्यू किया जाना है। अब यहां जो लिखा गया है कि शैल बी वैल्यूड, और यहां पे शैल बी कंप्यूटेड नहीं लिखा गया, ठीक है, क्योंकि हम उस वक्त वैल्यू कर रहे हैं, कंप्यूटेशन उसका बाद में भी आ सकता है। तो कहीं कहीं हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बात करते हैं तो उसको हम कंप्यूट करने की बात करते हैं, कहीं हम केवल ये कह देते हैं इन अकॉर्डेंस विथ वैल्यू किया जाएगा, कहीं हम कहते हैं कंप्यूट किया जाएगा उसकी वैल्यू को। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से वेरिएशन हो रहा है, बट इट इज़ फाइन, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई केस लिटिगेशन में नहीं जाने वाले। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट कंसिस्टेंसी है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी शेड्यूल बैंक है या कोई अगर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका सरकार जिसकी ओनर होती है, उसके जो भी सिक्योरिटीज वो होल्ड कर रहा है, यानी जो सिक्योरिटीज उसने खरीदे हुए हैं या एक्वायर किए हुए हैं किसी तरह से, उसकी जो इन्वेंट्री है उसको वैल्यू किया जाएगा। इनकम कंप्यूटेशन आईसीडीएस के अनुसार आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई, यानी पहले इसमें प्राथमिकता दी जा रही है आरबीआई गाइडलाइंस को और उसके बाद आईसीडीएस का प्रयोग किया जाना है। क्योंकि आईसीडीएस इशू किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ने इशू किया 145(2) सेक्शन के तहत, और ऑब्वियसली वो पब्लिक डोमेन में है, तो आरबीआई अगर कोई गाइडलाइन इशू करेगा तो उनसे भी ये एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो आई थिंक इट विल बी रिजॉल्व्ड एंड द प्रोविजन विल बी अमेंडेड। इन एनी केस, जब आईसीडीएस स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया गया होगा तो उसमें आरबीआई के लोग भी शामिल होंगे उनको बनाते वक्त, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, और उनसे कंसल्टेशन किया गया होगा बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन दैट मैटर। लेकिन यहां पर जो आरबीआई गाइडलाइंस की बात हो रही है वो केवल शेड्यूल बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के संबंध में जो गाइडलाइन इशू कर रहा है आरबीआई, केवल उसकी बात हो रही है कि अगर आरबीआई ने कोई गाइडलाइन शेड्यूल बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इशू की हुई है तो उसको अकाउंट में लेके उसके बाद आईसीडीएस लगा के जो सिक्योरिटीज है उन होल्ड कर रखी है उन शेड्यूल बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, उनका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना। उसके बाद जो सेकंड प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि provided further that the comparison of actual cost and net realizable value of the security shall be made category wise। जब हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट कम है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है, हम ये बात अगर जब भी जानना चाहते हैं तो इसका कंपैरिजन हम कैटेगरी वाइज करेंगे, यानी हर कैटेगरी की सिक्योरिटीज के लिए हम देखेंगे कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा है, यानी हर सिक्योरिटी के लिए नहीं देखेंगे, हर कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी के लिए देखेंगे। जैसे मैंने अगर 10 यूनिट खरीद रखे हैं किसी म्यूचुअल फंड के तो मैं हर यूनिट का कंपेयर नहीं करूंगा। हाँ, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है उसको देखते हुए मैं कंपेयर कर लूंगा कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा है, और अगर वैल्यू गिर गई है नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो मैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू का बेनिफिट ले सकता हूँ। किसी भी बिजनेस के पास जो सिक्योरिटीज है अगर उसकी वैल्यू गिर जाती है तो उसको उसका बेनिफिट उठाने देना चाहिए, ये इसके पीछे जनरल अवधारणा है। नाउ एक्सप्लेनेशन 1 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एनी टैक्स ड्यूटी सेस और फी, पर्पज ऑफ दिस सेक्शन जहां शब्द यूज किए गए टैक्स ड्यूटी सेस और फी बाय वट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स shall include all such payment notwithstanding any right arising as a consequence to such payment। जब हम टैक्स ड्यूटी सेस या फी की बात करते हैं इस सेक्शन के पर्पस के, जहां हमने कहा कि टैक्स ड्यूटी सेस और फी को भी एडजस्ट करिए परचेज कॉस्ट से या सेल कॉस्ट से या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की कॉस्ट से, कॉस्ट में, तो टैक्स ड्यूटी सेस और फी shall include all such payment, इस टैक्स के रूप में, ड्यूटी के रूप में, सेस या फी के रूप में जो भी पेमेंट किया जा रहा है वो सारा इंक्लूड होगा। इस बात को नजरअंदाज करके कि उस पेमेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब यह है कि क्या वो पेमेंट ज़्यादा कर दिया आपने, ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया, और वो तो एक तरह का रिफंड बाद में आपको मिलेगा, तो आपका ड्यू नहीं था उतना। कई बार ड्यू होना बाद में भी तय होता है कि इतना टैक्स आपको ड्यू था कि नहीं था, तो उससे कोई अगर राइट अराइज होता है, नहीं मान लीजिए रिफंड का राइट अराइज हो रहा है, तो उसको नज़रअंदाज करके जो भी राशि पे की गई है वो राशि एडजस्ट की जाएगी। उसके बाद पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 272 से लिया गया है, और रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है वो हमारे इसी एक्ट के सेक्शन 43 के
जो एक्सप्लेनेशन 1 का क्लॉज 2 है, वहाँ से लेके जो क्लॉज 5 तक है सेक्शन 43 के, वहाँ से लिया जा रहा है। शेड्यूल बैंक की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 36 से ली जा रही है इनकम टैक्स एक्ट के। तो क्या होता है, कहीं अगर कोई चीज़ डिफाइन कर दी गई है, वहाँ से उसको उद्धृत कर लिया जाता है, उससे वहाँ से ले लिया जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो डेफिनेशन है सारी, वो इनकम टैक्स एक्ट से संबंध, डायरेक्ट संबंध नहीं रखती है, किसी और एक्ट से संबंध रखती है। तो आप वहाँ अगर उस सेक्शन में जाएंगे तो आप पाएंगे किसी और एक्ट का वर्णन किया गया होगा, ये उस एक्ट से आ रहा है। अल्टीमेटली जिस एक्ट से भी आ रहा हो, अल्टीमेटली जिस एक्ट से वो आ रहा है, वहाँ से वो डेफिनेशन इंपोर्ट हो रही है। तो इसके साथ ही बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है 145A। अब आते हैं 145B पे। 145B, taxability of certain income, notwithstanding anything to the contrary contained in section 145। यानी सेक्शन 145 में जो भी कहा जा रहा है उसको ओवरराइड किया जा रहा है इस सेक्शन के द्वारा, कि उस बारे में जो जिस बारे में ये सेक्शन बात कर रहा है, जो भी इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है किसी एसएससी के द्वारा कॉम्पेंसेशन के रूप में, ऑन एनी कॉम्पेंसेशन और ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन एज द केस में भी। कॉम्पेंसेशन नॉर्मली तब मिलता है जब कोई सरकार किसी को कॉम्पेंसेट करती है, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है, फिर उसके बाद उसका पेमेंट टाइम से नहीं होता, तो इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन मिलता है। कोई भी इंटरेस्ट जो रिसीव किया जा रहा है किसी भी कॉम्पेंसेशन पे या एनहांस कॉम्पेंसेशन पे, अगर इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है, जैसा भी केस हो, कि वो एनहांस कॉम्पेंसेशन का केस हो या कॉम्पेंसेशन का केस हो, वो उस साल की इनकम मानी जाएगी, डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। वो रिसीव बेसिस पे इनकम मानी जाएगी। तो यानी कि अगर कोई इंटरेस्ट बाद में मिलता है, तो जब वो मिलता है तब वो टैक्स हो, तब उस साल की इनकम वो माना जाएगा। Now, any claim for escalation of the price in a contract or export incentive shall be deemed to be income of the previous year in which reasonable certainty of its realization is achieved. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइस पे दिया गया था किसी को, और ये क्लेम किया जा रहा है कि उसका प्राइस एस्केलेट हो गया है, यानी बढ़ गया है। एस्केलेटर का मतलब लिफ्ट से होता है, एस्केलेशन मतलब बढ़ना। तो जब ऐसे एस्केलेट करना मतलब किसी चीज को बढ़ाना, कोई भी अगर क्लेम है प्राइस के एस्केलेशन का क्लेम कॉन्ट्रैक्ट में, या किसी एक्सपोर्ट इंसेंटिव के एस्केलेशन का अगर क्लेम है, मान लीजिए कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जो सरकार ने आपको दिया हुआ है, और उसका प्राइस सर्टेन कंडीशंस में एस्केलेट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है। और कभी कभी ये भी हो सकता है जो एक्सपोर्ट के इंसेंटिव आपको दिए जा रहे हैं, वो उसका जो भी एस्केलेशन हो जाए, कि आपको किसी कंडीशन में ज़्यादा एक्सपोर्ट के इंसेंटिव अब मिलेगा। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव का एस्केलेशन या कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस का एस्केलेशन उस साल की इनकम माना जाएगा जब एक रीजनेबल निश्चितता आ जाएगी ऑफ इट्स रियलाइजेशन, कि उतना प्राप्त हो जाएगा उसके रियलाइज होने का। यानी एस्केलेटेड प्राइस अगर कॉन्ट्रैक्ट पे रियलाइज होने का रीजनेबल निश्चितता आ जाती है, और रीजनेबल निश्चितता कब आएगी, जब दोनों पार्टी एग्री कर लेती हैं कि हाँ उसका प्राइस एस्केलेट हो रहा है। अगर कोई डिस्प्यूट ना हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही है तो रीजनेबल निश्चितता आ जाती है, तो जैसे ही कंडीशंस वो पूरी हो जाती हैं, जिन कंडीशंस में वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि प्राइस एस्केलेट करेगा। जैसे उसमें लिखा है कि अगर डीए बढ़ गया तो जितना डीए बढ़ेगा उतना प्राइस एस्केलेट करता जाएगा। तो जैसे डीए का अनाउंसमेंट होता है तो रीजनेबल निश्चितता आ जाती है। अगर कोई कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है
तो यह रीजनेबल निश्चितता किसी दूसरे कारणों की वजह से हो सकती है। तो जब भी रीजनेबल निश्चितता आएगी कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ गया, या रीजनेबल निश्चितता आती है कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव बढ़ गया, तो रीजनेबल निश्चितता के आधार पे जिस प्रीवियस ईयर में भी रीजनेबल निश्चितता आ जाती है, उस प्रीवियस ईयर में उसको टैक्स किया जाएगा, जो बढ़ा हुआ अमाउंट है। उसके बाद 3 में कहा जा रहा है द इनकम रेफर टू इन सब क्लॉज 18 ऑफ क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 shall be deemed to be the income of the previous year in which it is received, if not charged to income tax in any earlier previous year. 224(18) में जो इनकम है वो अगर किसी पहले साल में यानी पहले प्रीवियस ईयर में चार्ज ना हुई हो, तो ये उस साल में चार्ज हो जाएगी जिस साल में वो रिसीव होती है। इसके लिए सेक्शन 224(18) का देख लेते हैं कि कौन सा इनकम की बात हो रही है। 224(18) या 224 इनकम्स को डिफाइन करता है, और यहाँ पे ये 18 है। और 224(18) में क्या कहा जा रहा है कि असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ए सब्सिडी और ग्रांट और कैश इंसेंटिव और ड्यूटी ड्रॉबैक, सरकार की तरफ से जो फायदे दिए जाते हैं, सब्सिडी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, या वेवर, या कंसेशन, या रीइंबर्समेंट, जिस नाम से भी ये बुलाया जाए, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, जो असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है, या कोई अथॉरिटी देती है, या बॉडी देती है, या कोई एजेंसी देती है, और वो कैश में देती है या काइंड में देती है असेसी को, वो 224(18) में आएगा। अदर देन दीज टू, मतलब इनमें से जो है वो नहीं होनी चाहिए, जैसे सब्सिडी और ग्रांट और रीइंबर्समेंट विच इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमिनिंग ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो सब्सिडी या जो ग्रांट या रीइंबर्समेंट को किसी एसेट के एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमिन करने में इंक्लूड कर लिया गया रहा हो, जो एक्चुअल कॉस्ट के में जुड़ गया हो, तो फिर वो इस धारा के तहत कवर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वो कैपिटल के रूप में आ गया। और यहाँ जब हम इनकम की बात कर रहे हैं तो ये हम रेवेन्यू इनकम्स की बात कर रहे हैं। और उसी तरह से जो सब्सिडी या ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के कॉर्पस के लिए दी जाती है, जो ट्रस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रहा है किसी भी केस पर्पस के लिए, तो वो ग्रांट जो या सब्सिडी जो कि किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के कॉर्पस में जाने के लिए दी जा रही है, वो भी चूंकि उसका भी नेचर एक कैपिटल नेचर का होता है, तो इसलिए जो कैपिटल नेचर की सब्सिडी ग्रांट है उनको अलग करते हुए ये कहा जा रहा है, इसके अलावा अगर कोई भी और असिस्टेंस दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो इनकम की डेफिनेशन में आता है। अब एक बार कोई चीज़ जैसे इनकम की डेफिनेशन में आ जाती है, तो वो उसके बाद तय होगा उसमें कोई एग्जम्पशन फर्दर दिया गया इनकम टैक्स एक्ट में कि नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी। सो एवरीथिंग विच इज इनकम, जो चीज़ इनकम की डेफिनेशन से बाहर हो गई वो तो इनकम में शामिल ही नहीं है। जैसे यहाँ पर जो ए और बी पॉइंट्स में जो चीज़ें लिखी हैं वो इनकम में शामिल नहीं है। कैपिटल रिसीट्स इनकम में शामिल नहीं होती हैं। तो इन दोनों के अलावा अगर कोई भी और असिस्टेंस सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई भी की जो अथॉरिटी या बॉडी है वो अगर देती है, तो वो जो सारी असिस्टेंस है वो इनकम मानी जाएगी। तो ये जानने के बाद हमारा जो सेक्शन है वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं। जब हम टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टेन इनकम की बात करें, तो ये जो इनकम्स हैं जो 224(18) में अभी हमने देखा कि जो भी असिस्टेंस दिया जा रहा है सरकारों की तरफ से, वो उस साल की उस प्रीवियस ईयर की इनकम मान ली जाएगी जिस साल में वो रिसीव की जाती है। और अगर वो उसके पहले के सालों में कभी चार्ज ना हुई हो टैक्स के लिए, नॉट चार्ज मतलब नॉट चार्ज टू टैक्स फॉर एनी प्रीवियस ईयर, अर्लियर प्रीवियस ईयर, इसके पहले के प्रीवियस ईयर में अगर चार्ज नहीं हुई, क्योंकि चार्ज ऑफ टैक्स जो है वो
प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर के संबंध में लगता है। तो यहाँ पे ये 145B में कुछ ऐसी चंद इनकम्स हैं दी हुई हैं, और आगे ये एक्सपैंड भी हो सकता है। तो चंद इनकम ऐसे दी हुई हैं जिनकी टैक्सेबिलिटी कब होगी ये साफ तौर पे इसमें क्लियर किया हुआ है कि उनकी टैक्सेबिलिटी किस साल में होगी। तो जैसे कि साफ तौर पे कह दिया गया कि इंटरेस्ट जो प्राप्त किया जाता है कॉम्पनसेशन या एनहांस कॉम्पनसेशन पे, वो उसी साल में टैक्स होगा जब वो रिसीव होता है। 145B के बाद आते हैं 145(6) पे, दैट इज ऑलरेडी पुराना है, दैट इज नॉट देयर। नाउ वी कम टू 147. 147 बीइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इस पे बहुत चर्चा होती है और बहुत ध्यानपूर्वक इसके प्रावधानों को समझना जरूरी है, अदरवाइज हर अपीलेट कोर्ट्स हैं कई बार डिलीट कर देते हैं इसमें जो लोग रीअसेसमेंट करते हैं। So therefore we have to understand it very very clearly. Now 145 147 section says इनकम जो एस्केप कर गई मतलब छूट के भाग गई या छूट गई असेसमेंट से। असेसमेंट्स में जो छूट जाती है इनकमें, तो उनको कैसे टैक्स करेंगे इसके बारे में ये सेक्शन है। इफ द असेसिंग ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, अगर असेसिंग ऑफिसर के पास बिलीव करने के कारण है, विश्वास करने के कारण है। देखिए, एक होता है सस्पिशन यानी सस्पेक्ट करना, संदेह करना। एक होता है बीइंग ऑफ द ओपिनियन, यदि आपका एक मत है। संदेह तो किसी व्यक्ति को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पे संदेह हो जाता है, ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति को जल्दी संदेह हो जाता है, किसी व्यक्ति को बाद में संदेह होता है। किसी व्यक्ति को कम सूचना पे संदेह होता है, किसी व्यक्ति को ज्यादा सूचना पे संदेह होता है। संदेह होना पर्सन टू पर्सन कैरेक्टरिस्टिक है। अब जहां तक ओपिनियन की बात है, ये भी बड़ी पर्सनल चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और निश्चितता है संदेह के मुकाबले में। Whenever somebody comes to any opinion या arrives at any opinion, यानी कि वो एक मत पे पहुंचा, और मत पे वो अगर पहुंचा है तो ये भी हो सकता है कि इतने तथ्य उसके पास नहीं रहे हों कि उसका मत सही हो। अगर तथ्यों की कमी है फिर भी वो मत पे पहुंच गया, इसको कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन, उछल के पहुंच जाना किसी कंक्लूजन पे, ओपिनियन पे। तो ओपिनियन जो है कोई व्यक्ति बनाता है अगर, तो उसका ओपिनियन जब हम कहते हैं कि उसने ओपिनियन बना लिया, तो फिर हम ये नहीं चैलेंज कर सकते वहां पर कि उसने सही ढंग से ओपिनियन बनाया कि नहीं बनाया। बस ये कर सकते हैं कि अगर उसने जो तथ्य थे उनको ठीक से ना पढ़ा हो, तब हम कह सकते हैं कि आपने ओपिनियन गलत बनाया। अगर तथ्य उसने ठीक से पढ़ लिए हैं और वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि शायद कुछ और अगर तथ्य होते, शायद कुछ और अगर फैक्ट्स होते, तो मैं किसी और कंक्लूजन पे पहुंच सकता था, और वो पार्ट एविडेंस पर भी एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, तो वहां पर उसका ओपिनियन जो है वो उसका ओपिनियन है। और जब हम कहते हैं कि अगर वो ओपिनियन पे पहुंच गया है, तो भले ही वो गलत ओपिनियन हो उसका, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जब भी हम एक्ट में लिख देते हैं इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन, भाई मौजूदा तथ्यों के हिसाब से अगर वो ओपिनियन पे पहुंच गया और हमने केवल ओपिनियन वर्ड यूज किया हुआ है, देन वो सही ढंग से पहुंचा है ओपिनियन पे। अगर तथ्य गलत अप्लाई कर दिए ओपिनियन पे पहुंचने के लिए, तब उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग तथ्य है वो उसने अप्लाई किया और वो एक ओपिनियन पे पहुंच गया। मैं आपको ओपिनियन शब्द को डिलिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैंने बताया संदेह, सस्पिशन, दूसरा है ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन के बाद आगे क्या आता है? बिलीफ, विश्वास, और उसके बाद आता है फेथ। फेथ यानी आस्था। तो फेथ इज द अल्टीमेट कैटेगरी, 100%।
मुझे किसी चीज में आस्था है तो मैं 100% हूं। यदि हम लॉ में लेके आते हैं आस्था शब्द को, तो वहां पे अगर हम लॉ में लेके आते, वैसे आस्था शब्द यूज नहीं होता लॉ, अगर हम लॉ में लेके आते, क्योंकि उसका कंफ्यूजन थोड़ा रिलीजन से हो जाता है इसलिए यूज नहीं होता है, लेकिन अगर हम लेके आते तो वहां पे 100% साबित करना होता कि इस हमें 100% विश्वास हो गया था, 100% आस्था हो गई, यानी किसी तथ्य के करेक्ट होने की हमको 100% जानकारी थी, पूरी तरह से 100% था वो। लेकिन जब हम बिलीफ की बात करते हैं, बिलीफ मतलब 50% से ज्यादा। बिलीफ इज नथिंग बट प्रिपॉन्डरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, संभावनाओं की बहुतायत। जो हम कहते हैं प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो बहुत नजदीक आ जाता है बिलीफ के। अगर प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, वो बिलीव करने के लिए पर्याप्त होता है। हालांकि मैं समझूंगा कि थोड़ा सा उसके और आगे होना चाहिए। प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट 50% पे है, तो बिलीव जो है वो 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो यदि किसी, यहां पर बात हो रही है बिलीफ की, असेसिंग ऑफिसर अगर किसी उसके पास कारण है बिलीव करने के कारण कब पैदा होंगे? जो कभी भी कोई साधारण मानव को कुछ तथ्य दे दिए जाएं और उन तथ्यों से वो तय तय हो जाए उसको कि कोई फैक्ट बिल्कुल के सही होने के 50% से ज्यादा संभावना है, तो वो बिलीफ पर पहुंच सकता है। पहुंच जाएगा कोई जरूरी नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा मानव टू मानव हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि वो बिलीफ पे पहुंचे। 50% तो मिनिमम होना चाहिए। जैसे 40% तथ्यों पे या 49% तथ्यों पे, करेक्ट तथ्यों पे कोई बिलीफ पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां पर जहां पर 49% चांस है सही होने का, तो 51% चांस गलत होने का भी। तो इसलिए रीजन टू बिलीव हैज टू बी स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव, और वो मजबूत तथ्यों पे आधारित होना चाहिए। अगर ये साबित किया जा सके कि तथ्य ऐसे थे ही नहीं जिससे कि वो बिलीव हो सकता था, तो उसको चैलेंज किया जा सकेगा। So if the assessing officer has reason to believe that any income which is chargeable to tax has escaped assessment, तो विश्वास करने के कारण है कि कोई भी इनकम जो टैक्स के लिए चार्जेबल थी या है, वो इनकम वो असेसमेंट से एस्केप कर गई है किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए, यानी उसका आकलन नहीं हो पाया। और अगर किसी इनकम का आकलन नहीं हो पाया तो क्योंकि आकलन जो कार्य होता है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी करेगी। असेसी तो अपना एस्टिमेट करता है कि मेरा इतना इनकम चार्जेबल होना चाहिए और वो अपना टैक्स दे देगा। आकलन का कार्य है इनकम टैक्स अथॉरिटी का, कि कोई भी इनकम जो चार्जेबल है टू टैक्स, वो इनकम से एस्केप कर गई है, अगर ये बिलीफ है, बिलीव करने के कारण है, तो जो हम कहते हैं ही हैज रीजंस टू बिलीव, वो बिलीव कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम ये नहीं कह रहे। जैसे हम कहते हैं ही हैज रीजंस टू बिलीव, 50% से ऊपर अगर है तो तय हो जाती है बात। भाई रीजन बिलीव करने के लिए होने पर भी हो सकता है कि अभी असेसिंग ऑफिसर बिलीव ना कर रहा हो, तो जब तक वो बिलीव नहीं करेगा तब तक वो 147 की कार्रवाई भी नहीं करेगा। भाई कार्रवाई तो तब करेगा जब वो बिलीव करेगा। तो इसलिए, लेकिन यहां पर प्रावधान उसको अलाउ कर रहा है कि अगर आपके पास बिलीव करने के कारण है तो आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। ही मे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 148 टू 153, ये जो प्रोविजंस हैं ये प्रोसेस के प्रोविजंस हैं जो बताते हैं कि किस प्रोसेस से ये टैक्स की जाएगी जो इनकम एस्केप हो रही है। तो ही में असेस और रीअसेस सच इनकम एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स, वो ऐसी इनकम को असेस कर सकता है और जो एस्केप कर गई थी असेसमेंट के लिए से, एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स,
और किसी और इनकम को भी जो टैक्स के लिए चार्जेबल थी उसको भी असेस कर सकता है, विच हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट एंड विच कम्स टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन। जो वो प्रोसीडिंग कर रहा है, प्रोसीडिंग के दौरान भी अगर कोई इनकम उसको उसके समक्ष आती है, उसके नोटिस में आती है कि वो इनकम भी एस्केप कर गई है असेसमेंट से, तो उसको भी वो असेस कर सकता है। असेस कर सकता है इसका मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। ये बात को ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा असेसी के खिलाफ कोई भी डिसीजन हो रहा है तो ही हैज टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी और रिकम्प्यूट द लॉस, चाहे वो इनकम को असेस करेगा या लॉस को रिकम्प्यूट कर देगा, क्योंकि अगर कोई इनकम एस्केप कर गई थी तो लॉस कम हो जाएगा, या कोई डेप्रिसिएशन अलाउंस को रिकम्प्यूट कर देगा, या किसी भी और अलाउंस को रिकम्प्यूट कर देगा, जैसा भी केस हो उस कंसर्न असेसमेंट ईयर के लिए, और जिसको हम कह रहे हैं रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। हियर इन आफ्टर इन दिस सेक्शन एंड इन दो सेक्शंस 148 to 153 we will refer it as the relevant assessment year. Now provided बशर्ते that where an assessment under section 143(3) or this section has been made, जहां पर भी 143(3) के तहत या इस सेक्शन के तहत अगर कोई असेसमेंट किया गया रहा है फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, ये शब्द आ गया ना, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, जो कि यहाँ पे कहा कि हम इसको रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कहेंगे। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा असेसमेंट ईयर है? जिस असेसमेंट ईयर के लिए देयर आर रीजंस टू बिलीव कि फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू have reasons to believe that income which was chargeable to tax has escaped assessment. That assessment year is the relevant assessment year for which the AO has reasons to believe that any income chargeable to tax has escaped assessment. Now उस assessment year के लिए, उस relevant assessment year के लिए जहां पर असेसमेंट 143(3) सेक्शन के तहत पहले ही हो चुका है, जो हमने कहा था कि 143(3) सेक्शन के तहत असेसमेंट किया जा सकता है, और पहले मान लीजिए वो असेसमेंट हो चुका है, यानी जो भी कागज़ मंगाने थे वो मंगा के और उसके बाद इनकम ठीक से चार्जेबल डिटेक्ट हो जाए, पता लग जाए, पता लगा के और असेसमेंट कर दिया गया है। नो एक्शन शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 years। और उसके बाद अगर 4 साल निकल भी गए 143(3) होने के बाद, तो आपको पहले मौका मिल गया 143(3) में असेसमेंट करने का, जिसके लिए 2 साल का टाइम आपके पास था, कर लिया आपने। उसके बाद ये असेसमेंट जब हो गया, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर निकल गया और उसके बाद 4 साल और निकल गए, तो 4 साल रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के बाद 4 साल निकलने के बाद ये जो कोई भी एक्शन इस सेक्शन में नहीं लिया जा सकता है, unless any income chargeable to tax has escaped assessment for such assessment year by reason of the failure on the part of the assessee to make a return under section 139 or in response to a notice issued under subsection 1 of 42 or section 148, or to disclose fully and truly all material particular facts necessary for his assessment for that assessment year. असेसी की अगर कोई गलती नहीं थी, असेसी ने मान लीजिए 139 में रिटर्न भर दी थी और एसएससी की गलती सेक्शन 148 की भी नहीं थी, मान लीजिए कि 139 में एसएससी ने रिटर्न भर दी और उसके बाद इनकम के एस्केपमेंट के लिए उसको 148 का नोटिस दिया गया 147 धारा के तहत, लेकिन उसने उस पर कंप्लाई नहीं किया, तो नॉन कंप्लायंस की गलती होगी एसएससी की। या उसने 139 में भी रिटर्न नहीं भरी और 141 में उसको नोटिस दिया गया रिटर्न भरिए, तो भी उसने रिटर्न को नहीं भरा, तो उसका फेलियर हो गया कि वो फुली एंड ट्रूली सारे मटेरियल फैक्ट्स जो असेसमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, मटेरियल फैक्ट्स यानी जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि माने रखते हैं, उनको मटेरियल फैक्ट्स बोला जाता है, असेसमेंट के लिए जो माने रखते हैं। तो उन मटेरियल फैक्ट्स को अगर एसएससी ने सत्यता से और पूर्णता से
करेक्ट एंड कंप्लीट तभी हम बोलते हैं अकाउंट्स। कंप्लीटली एंड करेक्टली उसने सारे मटेरियल फैक्ट्स को अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया, वो डिस्क्लोज करने से फेल हो गया, यानी एसएससी की गलती थी। अगर एसएससी की गलती थी और उसने फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया तो रिटर्न नहीं भरा टाइम से, या रिटर्न भरा नहीं, उसने 139(1) के तहत रिटर्न नहीं भरा, बाद में 139 में ही नहीं भरा, 142(1) के बाद भी नहीं भरा, 148 पे भी या तो नहीं भरा, इनमें से कोई भी घटना घटी है और उसने अगर रिटर्न नहीं भरा और उसने सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स को सत्यता से, पूर्णता से डिस्क्लोज नहीं किया, तो उस केस में ये 4 साल की लिमिट नहीं अप्लाई करेगी। उस केस में ये 4 साल की लिमिट अप्लाई नहीं करेगी। और ये 4 साल की लिमिट कब अप्लाई करती है? जब 143(3) में असेसमेंट हो गया रहा हो। अगर 143 में असेसमेंट हो गया है, राइट, तो ये 4 साल की लिमिट अप्लाई करेगी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के बाद। अगर एसएससी की कोई गलती नहीं थी, एसएससी ने अगर एसएससी ने फुली एंड ट्रूली सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया हुआ है, ठीक है, और उसने 143(3) का उसका असेसमेंट भी आपने कर लिया है, तब 4 साल की ये लिमिट अप्लाई हो जाती है। अगर एसएससी ने फुली एंड ट्रूली डिस्क्लोज किया हुआ है और सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया हुआ है और 143(3) में असेसमेंट नहीं हुआ, तो उस केस में भी ये लिमिट 4 साल की नहीं लगेगी। क्योंकि हो सकता है एसएससी ने मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया हो लेकिन इनकम एस्केप कर गई हो असेसमेंट से, तो फिर उसको असेस किया जा सकता है, उस पर 4 साल की ये वाली लिमिट नहीं लगेगी। Provided further that nothing contained in the first proviso shall apply in a case where income in relation to any asset located outside India chargeable to tax has escaped assessment for any investment year. और यहाँ पे कहा जा रहा है सेकेंड प्रोवाइजो में कि फर्स्ट प्रोवाइजो में जब हम कह रहे हैं कि भाई 4 साल की लिमिट लगेगी, तो जब कोई ऐसा इनकम है जो कि जब कोई ऐसा एसेट है जिसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी एंटिटी में है, वो भी शामिल हो सकता है, जो एसेट इंडिया से बाहर लोकेटेड है और वो टैक्स के लिए चार्जेबल है, और उस एसेट्स के रिलेशन में कोई इनकम है जो कि एसेट इंडिया से बाहर लोकेटेड है, जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, और वो इनकम अगर एस्केप कर जाती है असेसमेंट से, तो फर्स्ट प्रोवाइजो के प्रावधान नहीं लगेंगे। फर्स्ट प्रोवाइजो के प्रावधान नहीं लगेंगे का मतलब ये है कि जो ये 4 साल की लिमिट है ये अप्लाई नहीं करेगी। जो सर्टन कंडीशंस में वैसे अप्लाई कर जाती है कि जहाँ पे 143(3) का आपने असेसमेंट कर लिया है और एसएससी की गलती नहीं है, तो 4 साल की लिमिट तब लगती है। किसी इंडिया से बाहर के एसेट पर भी जिसकी इनकम टैक्सेबल है इंडिया में, चार्जेबल टू टैक्स है इंडिया में, ये लिमिट नहीं लगेगी। Provided also that the assessing officer may assess or reassess such income other than the income involving matters which are the subject matter of any appeal, reference or revision which is chargeable to tax and has escaped assessment. Assessing officer ऐसी इनकम को भी असेस या रीअसेस कर सकता है सिवाय उन इनकमों के जिसमें ऐसे मैटर इन्वॉल्व हैं, ऐसे मैटर शामिल हैं, ऐसे मामले शामिल हैं जिस पे अपील, रेफरेंस या रिवीजन हो रहा है या प्रोसीडिंग चल रही है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील, रेफरेंस या रिवीजन का मतलब है जो मैटर अपील, रेफरेंस या रिवीजन में उठा लिए गए हैं। रिवीजन आप जानते हैं 263, 264 में होता है। रेफरेंस could be in relation to wherever reference has been made to either High Court or the Supreme Court for a question of law.
और अपील हर लेवल पे हो सकती है, ITAT, CIT अपील्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सो जहां पर भी ऐसे मामले हैं विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील, रेफरेंस या रिवीजन, जहां पे कोई अपील चल रही है या कोई रिवीजन प्रोसीडिंग अभी चल रही, खत्म नहीं भी हुई या खत्म हो भी गई हो, तो भी जहां पे जो मामले अपील, रेफरेंस या रिवीजन में उठा लिए जाते हैं, वहां पर असेसिंग ऑफिसर का ज्यूरिसडिक्शन नहीं रह जाता। लेकिन जहां वो मामले अपील, रेफरेंस या रिवीजन के सब्जेक्ट मैटर नहीं है, उन इनकम्स को असेसिंग ऑफिसर रीअसेस कर सकता है अगर वो असेसमेंट से एस्केप कर गई और जो चार्जेबल थे टैक्स के लिए। तो इसमें जो सेकंड प्रोवाइजो है, इसमें अपील, रेफरेंस और रिवीजन को प्राथमिकता या वरीयता दे दी गई है। एक तो इसमें बात है कि जो मामले वहां चल रहे हो तो डुप्लीकेट प्रोसीडिंग नहीं चलानी चाहिए किसी भी असेसमेंट के रिलेशन। जैसे किसी मैटर पे एक बार टैक्स कर लिया गया, उसी मैटर पे दोबारा से रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग भी नहीं चलाई जा सकती। यहाँ तो केवल अपील, रेफरेंस या रिवीजन की बात हो रही है। तो थॉट क्या है कि इसमें, इसके पीछे, कि जहां पर एक प्रोसीडिंग चल गई तो फिर एक आप प्राथमिकता बना दो कि ये चल गई तो फिर ये नहीं चलेगी, क्योंकि एक ही मामले पे दो बार प्रोसीडिंग करने का मतलब नहीं पहले तो। दूसरा, उसमें वरीयता भी होनी चाहिए कि अगर कोई सीनियर अफसर कोई प्रोसीडिंग कर रहा है तो असेसिंग ऑफिसर नॉर्मली थोड़ा जूनियर होता है, तो उन्होंने उस मामले को उठा रखा है सीनियर्स ने, तो फिर जूनियर्स को वो पावर देने की आवश्यकता नहीं है। जो मैटर उठ गया अपील, रेफरेंस या रिवीजन में, वो फिर असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं है, उस पर अपील, रेफरेंस या रिवीजन वाले ही डिसाइड करेंगे, अनलेस कि वो असेसिंग ऑफिसर को खुद भेज दें सर्टिफाइड कर कि इसको करिए या डायरेक्शन देके कर दें, तो प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगी। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि प्रोडक्शन बिफोर द असेसिंग ऑफिसर ऑफ अकाउंट बुक्स और अदर एविडेंस फ्रॉम विच मटेरियल एविडेंस कुड with due diligence have been discovered by the assessing officer will not necessarily amount to disclosure within the meaning of the foregoing provided. असेसी ये नहीं कह सकता कि मैंने तो बुक्स या दूसरा एविडेंस असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस कर दिया था और उस एविडेंस में अगर असेसिंग ऑफिसर ध्यान से देखते ड्यू डिलीजेंस के साथ, जो जरूरी थी सतर्कता, जो जरूरी था डिटेल में देखना, और उस जरूरत के हिसाब से अगर वो देखते तो वो डिस्कवर कर सकते थे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मैंने तो असेसिंग ऑफिसर के सामने बुक्स को प्रोड्यूस कर दिया था, या मैंने दूसरा एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया था, और जो कि एक मटेरियल एविडेंस था, और ड्यू डिलीजेंस के साथ असेसिंग ऑफिसर डिस्कवर कर सकते थे मेरे प्रोड्यूस करने पे। तो ऐसे केस में मैंने तो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर कर दिया है। तो इस बात को काटते हुए एक्सप्लेनेशन कहा गया कि असेसिंग ऑफिसर के सामने बुक्स का प्रोड्यूस कर दिया जाना या किसी एविडेंस का प्रोड्यूस कर दिया जाना, जिस मटेरियल एविडेंस से ड्यू डिलीजेंस से असेसिंग ऑफिसर डिस्कवर कर सकता था, असेसिंग ऑफिसर की लापरवाही हो गई, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो डिस्क्लोजर मान लिया जाएगा। वी विल नॉट नेसेसरली अमाउंट टू डिस्क्लोजर विद इन द मीनिंग ऑफ द फोरगोइंग प्रोवाइडेड। केवल बुक्स का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देना या एविडेंस को प्रोड्यूस कर देना डिस्क्लोजर नहीं होगा। तो इससे एक बात ये निकल के आती है कि अगर मान लीजिए बुक्स प्रोड्यूस कर दी गई, एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया गया, और खास तौर पे जो इनकम डिस्क्लोज की गई थी, असेसिंग ऑफिसर ने उसको उस बारे में वर्णन अपने ऑर्डर शीट में कर भी दिया, ये देखिए ये चीज यहाँ पे मिसिंग है, ये इनकम एस्केप कर रही है, लेकिन तो क्या वो डिस्क्लोजर है, सवाल ये उठता है। फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ना करने की वजह से असेसिंग जो असेसी है वो पेनल्टी का अधिकारी भी हो सकता है। जब हम कहते हैं फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर अगर नहीं है, तब उस फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर अगर है, जैसे यहां लिखा है वर्ड टू डिस्क्लोज फुली एंड ट्रूली ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, हम ये कहते हैं कि इसका असर उस अवधि पे हो रहा है जो एक्सपायरी ऑफ 4 years पे।
जहां आप कहते हैं उसने डिस्क्लोज कर दिया था फुली एंड ट्रूली, तो अगर उसने एसएससी ने बुक्स प्रोड्यूस कर दी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर होगा, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा पहले तो, कि एसएससी ने खुद डिस्क्लोज किया था या असेसिंग ऑफिसर ने मांगा था वो पर्टिकुलर बुक्स, क्योंकि उनको संदेह हो गया था कि हाँ ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखेंगे तो ये बात पता चल जाती है कि फुल और ट्रू डिस्क्लोजर एसएससी ने वॉलंटरली खुद किया है कि नहीं किया, या असेसिंग ऑफिसर ने जब वो इस सिचुएशन में आ गया कि फंस गया तब जाके फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर कर रहा है। प्रोसीडिंग के किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर कर रहा है, अगर ये सिचुएशन आ जा रही है तो ऐसे कंडीशन में जब हम ये डिसाइड करना है हमको कि उसने फुल और ट्रू डिस्क्लोजर किया था सारे मटेरियल फैक्ट्स का कि नहीं किया था, हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कोई बुक्स उसने प्रोड्यूस कर दी, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया तो उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर हो गया हो। ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस तय करेंगे। जब हम कहते हैं ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस वहाँ पे तय करेंगे कि एसएससी ने स्वयं फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर किया था कि नहीं किया था। क्योंकि जहाँ पर फुल और ट्रू डिस्क्लोजर हो जाता है वहाँ पे ये 4 साल की लिमिट अप्लाई कर जाती है अगर 143(3) में असेसमेंट हो गया है। और इस पर्पज से ये जो सेकंड प्रोवाइजो है ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी जो एक्सप्लेनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसका असर पेनल्टी पे भी होता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि इट डज नॉट नेसेसरली अमाउंट टू डिस्क्लोजर विद इन द मीनिंग ऑफ द फोरगोइंग प्रोवाइजो, इसके पहले के प्रोवाइजो के मीनिंग के लिए कह रहे हैं फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, यानी जो फर्स्ट प्रोवाइजो है टू डिस्क्लोज फुली एंड ट्रूली ऑल मटेरियल फैक्ट, इस पर्पज से कह रहे हैं वो। तो यानी कि ये इस लिमिट के संदर्भ में कह रहे हैं जो 4 साल की लिमिट है। जब भी ये तय करना होगा कि 4 साल की लिमिट अप्लाई करेगी कि नहीं करेगी, तो देखना होता है कि एसएससी ने फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर किया कि नहीं किया। अगर एसएससी की गलती नहीं थी तो 4 साल की लिमिट अप्लाई कर जाएगी, अगर उसने डिस्क्लोजर नहीं किया था तो एसएससी की गलती थी तो 4 साल की लिमिट अप्लाई नहीं करेगी। और लेकिन ये जरूर अप्लाई करेगा जहां पर 143(3) का असेसमेंट अगर हो गया रहा होगा तो ये 4 साल की लिमिट तब अप्लाई कर जाती है जब एसएससी की गलती ना रही हो। और लेकिन अगर एसएससी की गलती रही है तो 4 साल की लिमिट अप्लाई नहीं करेगी। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पे। For the purposes of this section, the following shall also be deemed to be cases where income chargeable to tax has escaped assessment. ये भी केस वो हैं जिसमें कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स को के बारे में कहा जा सकता है कि इट हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट, और इसलिए हम इनको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सिंस इट इज़ ऑलरेडी 12, almost we are reaching 12 p.m. So we'll stop this lecture here and we'll continue with it in the next part at 2 o'clock.